आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 15 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। चारशुम्बे के दिन स्पीकर ने असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्लू चारी और दीगर अमले के साथ ऐवान का मुकम्मल जायजा लिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र अरकान असेंबली के दरमियान फासले को बरकरार रखते हुए नशिस्तों का एहतमाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि 18 मार्च को साल 2021-22 का सालाना बजट पेश किया जाएगा। तेलंगाना में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुख्तलिफ एंट्रेंस टेस्ट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने बताया कि रियासत में एडसेट, लॉसेट, आईसेट इम्तहानात की तवारीख को खतियत दी गई है, जिसके मुताबिक 19 और 20 अगस्त को आईसेट, 23 अगस्त को लॉसेट और 24 अगस्त को एडसेट इम्तहान मुनक्किद होंगे। रियासत के बीएड कॉलेजों में दाखिलों के लिए एडसेट इम्तहान मुनक्किद होगा, जबकि MBA और MCA कोर्सेज में दाखिलों के लिए आईसेट और कानून की तालीम के लिए लॉसेट इम्तहान मुनक्किद होगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 15 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली और काउंसिल के इजलास से मुतालिक दरकार रिपोर्ट्स और तैयारियां शुरू कर दें और बिलखुसूस असेंबली और काउंसिल में ज़ेर इल्तिवा सवालात के फौरी जवाबात रवाना करें। ऐवान में होने वाले खुसूसी तस्करे यानी स्पेशल डिस्कशन, तवील सवालात, मुख्तसर सवालात, तयक़ुनात पर मुनासिब इत्तलात फराहम की जाएँ। उन्होंने आज RK भवन में मुख्तलिफ महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और आला ओहदेदारों के साथ असेंबली इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वह असेंबली के ओहदेदारों के साथ तालमेल पैदा करते हुए ऐवान में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देने तैयार रहें। असेंबली और काउंसिल में अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल की जानिब से वक्फे सिफर के दौरान उठाए जाने वाले मसाइल का भी बर वक्त जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, जिसके लिए अपने अपने महकमे के ओहदेदारों को मुतहरिक किया जाए और उनसे मुख्तलिफ इत्तलात हासिल की जाएँ। MLC ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने आज अक़लियती तालीमी इदारों के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS ने अक़लियतों को बार बार धोखा दिया है, लिहाजा उसे MLC इंतखाबात में मुसलमानों से वोट मांगने का हक नहीं है। इसी इजलास को मुखातिब होते हुए साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने TRS हुकूमत पर अक़लियती तालीमी इदारों को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया। हफीज खान साहब लोगों तो नजर नहीं आते कभी। हाँ चलो थोड़ा पीछे मैं एंकर है आप लोग हो रहा है और मैं कभी कभी अभी टोटली सरप्राइज होता हूँ। पार्लियामेंट में मैं ये CA बिल में मैं प्रेजेंट था। अब इस देश के होम मिनिस्टर से बात कर रहे थे। आपको मालूम है CA बिल में कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन क्या है? उसमें है कि
अगर अब बगल के देश से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख ऐसा आए तो उधर से उनको ये सिटीजनशिप दे जाएगा। अगर मुसलमान आए तो नहीं देंगे सिटीजनशिप। तो हम उसका बहुत डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में, मैं भी था उसमें। मैं कभी सोचा नहीं था कि इस देश का होम मंत्री बोलेंगे हाँ नहीं देंगे, क्या करना है कर लो, हम इलेक्शन जीत रहे ना, हमारी मैंडेट है ना, ये हमारी मैंडेट है। यही लफ्ज, यही शब्द कश्मीर के बारे में भी जब आर्टिकल 370 की विड्रॉल हुआ था, जो अश्योरेंस जब कश्मीर इंडिया को एक्सीड हुआ था, वो अश्योरेंस दिया गया था। ठीक है, उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम नहीं दिया हुआ था, सो 370 वाज टू कंटिन्यू। बट बेसिकली दिस वाज काइंड ऑफ एन एंटी माइनॉरिटी स्टेप। मैं उसमें आप कभी पार्लियामेंट की डिबेट देखिए, मैं प्रेजेंट था, मैं पूरी अभी इस बार एमएलसी इलेक्शन की वजह से मैं पार्लियामेंट अभी अटेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब पार्लियामेंट है मैं कोशिश करता हूं कि जब शुरू हो जाए शुरू से आखिरी तक मैं लोकसभा सेशन में अटेंड करता हूं, और जहां तक हो तो नहीं मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करता हूं। श्रीराम अमित शाह बोले कि ये 370 की विड्रॉल पे और कश्मीर की कांग्रेस जैसी बहुत से पार्टियों ने बोला ये गलत है, आप एक सेक्शन कौंसल में लगा रहे हैं कि ये सरासर गलत है, अगर है कहीं तो निकाल दो, मगर उसके बजाय पुलिस वालों को लगा के चोरों के जैसा इन लोगों पे हमला करके, इन लोगों को रेडिंग करके किस तरीके से 2-3 साल सताए आप लोगों, किस तरीके से ये फीस रिएम्बर्समेंट बचाने के लिए कॉलेजों को बंद कर दिया गया। आज के दिन आपके 56 इंजीनियरिंग कॉलेज से 24 से 25 कॉलेजेस अभी तक बंद हो चुके हैं। 56 में राइट नाउ 17 कॉलेजेस कुछ चल रहे हैं, बाकी के पूरे बंद हो गए। हमारे महमूद भाई के कॉलेज में मैं खुद गया था मीरियालगुड़े में, कैसी बड़ी बिल्डिंग बनाया है, देखने की शानदार बिल्डिंग है, मगर बच्चे कम हो गए क्योंकि फीस कई फैकल्टीज बंद हो गए उनके। तो इस तरीके से कई कॉलेजेस है, मैं हमारे आज़ाद कॉलेज से लेकर सब बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर मैं खुद विजिट करा सा हूँ, और कई कॉलेजेस में आप भी जानते हैं कि बीएड वगैरह में एक रात में एक ही दिन में 29 कॉलेजेस सैंक्शन दिया, 29 कॉलेजेस एक घंटे के अंदर, क्योंकि सुबह में काउंसलिंग थी। हमारे जफर जावेद आके बोले कि शबीर भाई कल काउंसलिंग है, अगर आज जीओ नहीं मिला तो फिर एक साल हमारे बच्चों का खराब हो जाता बीएड का। मैं बोला वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल वो सब गए, लाओ अभी करा दे दिया, निकाला, आप सबको पेंडिंग ऑर्डर निकाल के पूरे 29 कॉलेजेस को एक ही दिन में एक घंटे के अंदर देने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी रखी है। ये कांग्रेस की तारीफ है, आप लोग गवाह है इसमें, है नहीं है जफर साहब? सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़े गवाह है। 29 कॉलेजेस एक दिन में, बीएड कॉलेजेस, डायरेक्टर ऑफ स्कूल का अप्रूव नहीं है, किसी का भी अप्रूव नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है, नेक्स्ट डे इनको काउंसलिंग है। तो इस तरीके से हमारी सोच वो थी, फिर एक दिन भी चले जाएंगे तो हमारे बच्चे नुकसान हो जाएंगे, एक घंटा भी हो जाएगा तो हमारे, तो जब उसमें इतना झूठा ये वजीर आला, ये चीफ मिनिस्टर गिनीज बुक रिकॉर्ड में हो जाते। सुबह में एक बात करता थोड़ा समझ में आता, दोपहर में आधा बात करता आधा समझ में आता, रात में क्या बात करता उसको मेरे को ही समझ में आता। पहले कन्विंस करो, उसके बाद में कन्फ्यूज करो, ये इनकी आदत है। आज 12% रिजर्वेशन बोले, जब भाई शबीर भाई से बोला, शबीर भाई मुसलमान को धोखा हो रहा और बंजारे लंबाड़ों को धोखा हो रहा, गोरमाटियों को। हमारा स्लोगन था काउंसिल में, गोरमाटी माइनॉरिटी दोनों मिले तो तेलंगाना में मेजॉरिटी, दूसरों का जरूरत भी नहीं है। 12% 24% हो जाते हैं। तो उस रोज बिल जब पास हो रहा तो ये बिल माइनॉरिटी सेपरेट होना, ट्राइबल का बिल सेपरेट हुए तो वो सक्सेस होता, दोनों को मिला के मियाँ बीबी के वैसा तलाक देने के लिए उन्हें बिल भेजना, ये तलाक होता, ये बिल रिटर्न होता। बोला मैं काउंसिल में एक अपोजिशन लीडर जैसा बात करता था,
वैसी बात करता था मैं। शबीर भाई को केटीआर बोलते थे, शबीर भाई इनको जल्दी ले लो। भाई टीआरएस का एमएलसी था, टीआरएस का एमएलसी था, गवर्नर कोटे में था, मेरा दिल पूरा कांग्रेस के तरफ ही था। तो इतना सेक्युलरिज्म पार्टी बात करने के लिए मौका मिलता हमको। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो प्राइवेट बाप तो भी बात करना, बेटा तो भी बात करना, नहीं तो बेटी तो भी बात करना। अपना महमूद अली साहब का कुछ नहीं चलता, तुम बड़े बहुत समझते होंगे। मुसलमानों को हमने भैंसा में शरपसंदों की जानिब से गुज़िश्ता रात देर गए एक टाटा मोटर गाड़ी को जला दिया गया, जो आरटीसी बस डिपो के करीब वाक़ एक गैरेज में मरम्मत के लिए लाई गई थी। इस वाक़े के बाद पुलिस मजीद मुतहरिक हो गई और जगह जगह पुलिस की गश्त जारी है। भैंसा में इतवार की रात पेश आए तशद्दुद के वाक़े के बाद ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने इंटरनेट सर्विसेज और आरटीसी बस सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है, जबकि भैंसा टाउन में सेक्शन 144 नाफिज किए जाने के बाद अवाम को तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा करने में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इम्तनाई अहकाम के सबब छोटे बड़े कारोबार के अलावा मेडिकल शॉप्स भी बंद कर दिए गए, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई। भैंसा तहसीलदार मुबशिर ने दफ़ा 144 को 13 मार्च तक तौसी दी है। इस दौरान पुलिस ने इतवार के उस वाक़े के जिम्मेदार 14 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनको अदालती तहवील में दे दिया। उनमें 2 मौजूदा काउंसलर्स भी शामिल हैं। उन 14 अफराद में दोनों तबक़ात के अफराद शामिल हैं। पुलिस ने तशद्दुद के वाक़े पर 15 मुकदमा दर्ज किए हैं। जिला एसपी निर्मल विष्णु एस वारियर ने बताया कि फिलवक्त भैंसा में हालात काबू में हैं, अवाम को अफवाहों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तशद्दुद के वाक़े में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 काउंसलर्स भी शामिल हैं। इस वाक़े में मजीद अफराद भी मुलविस हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी अफवाहें ना फैलाने का मशवरा दिया और बिलखुसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स में अफवाहों से मुतालिक वीडियोज़ या मवाद को पोस्ट करने पर एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। तशद्दुद के आज चौथे दिन इंस्पेक्टर जनरल वरंगल नागिरेड्डी ने जिला कलेक्टर के साथ मिलकर वहां का दौरा किया। वरंगल रेंज आईजी जी नागिरेड्डी ने जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी और जिला एसपी विष्णु वारियर के साथ भैंसा का दौरा करते हुए मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तशद्दुद में नजर आतिश किए गए मकानात और जुल्फ़िकार मस्जिद का मुआयना किया, जिस पर अशरार की जानिब से संगबारी की गई थी। बाद अज़ाम भैंसा एमपीडीओ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागिरेड्डी ने और मुशर्रफ अली ने कहा कि पुलिस की जानिब से बहुत जल्द भैंसा के हालात पर काबू पा लिया गया और शर फैलाने वालों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और जो भी इस तशद्दुद को फैलाने में मुलविस होगा, ऐसे खातियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोनों तबकों की आवाम को पुरअमन रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में जुमला 12 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 2 सहाफ़ी शदीद जख्मी हुए थे। उनका इलाज हैदराबाद में किया जा रहा है। एक जख्मी का इलाज निज़ामाबाद में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुमेरात से भैंसा में तरकारी, दूध और दीगर ज़रूरी अशिया की दुकानात खोल दिए जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भैंसा तशद्दुद में जख्मी होने वाले राज न्यूज़ के सहाफ़ी और दूसरों की इयादत की। इतवार के रोज़ पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़े में चंद अफराद जख्मी हो गए थे, जिनका यशोदा हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। बंडी संजय ने जख्मियों की इयादत के बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से बातचीत करते हुए उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने भैंसा वाक़े की जामे तहकीकात करवाने का मुतालबा किया और तशद्दुद के मुतासरीन की इमदाद करने का हुकूमत पर जोर दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े के बाद न चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और न ही टीआरएस के कोई कायदीन मुतासरीन से मुलाकात के लिए गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि फौरी भैंसा का दौरा करते हुए तशद्दुद से मुतासरा अफराद से मुलाकात करें। बसूरत दीगर वो खुद भैंसा में भरोसा यात्रा का एहतमाम करेंगे। భైంసాలో ఈ ప్రత్యేకమైన చట్టమే ఉందామని మనం వస్తున్నాం. గతంలో అల్లర్లు జరిగినాయి, ముఖ్యమంత్రి స్పందించలే. ఇక హోమ్ మినిస్టర్ ఒక వర్గానికి కొమ్ముగాస్తాడు, ఫోన్ చేసి పోలీస్ అధికారిని బెదిరిస్తాడు హోమ్ మినిస్టర్. ఆ హోమ్ మినిస్టర్ ఎవడో అని తెలియదు, హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరో మాకు తెలియదు. ఇప్పుడే స్పందిస్తాడు ఆయన, ఎప్పుడు స్పందించాడు? ఇటువంటి విషయాలు మాత్రమే స్పందిస్తాడు. రోహింగ్యాలు వచ్చిరా, వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇద్దామా, 108 షెల్టర్ కడియేద్దామా, రిబ్బన్ కడియేద్దామా, భైంసాలకు గొడవ జరిగినాయా, మా వాళ్ళకి ఏం కావద్దు, పోలీసులకు ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు ఆయన, మా వాళ్ళకి ఏం కావద్దు, ఒక్క దెబ్బ పడదు. ఇదా ఈ రాష్ట్రంలో హోమ్ మినిస్టర్ ఇవాళ పరిస్థితి. ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు స్పందించాడు? ముఖ్యమంత్రి
నిజంగా వాస్తవానికి ఆడ నిక్కచ్చిగల పోలీస్ అధికారులు ఉన్నారు, చాలా పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఆడ. వీళ్ళు ఏం ప్రభుత్వం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళను స్వేచ్ఛ వదిలిపెట్టండి, మీరు వాళ్ళని డ్యూటీ చేసుకోనియండి, వాళ్ళను స్వేచ్ఛగా నిక్కచ్చిగా పనిచేసే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఒక వర్గానికి కొమ్ము కాస్తున్నారు. ఇలా అంతకుముందు 12 ఇళ్ళు దగ్ధమైనాయి. ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పోడు? ఎవరి ఇల్లు దగ్ధమైతే ముఖ్యమంత్రి పోతాడు? పేదోళ్ళు ఇల్లు మొత్తమైనా పేదోళ్ళు, వాళ్ళు డబ్బులు కాదు, చిన్న చిన్న గుడిసెలు కలిపినాయి అన్న. కనీసం ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడలే. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాను ఎందుకెళ్ళ ముఖ్యమంత్రి? ఒక పోటుగాడు వేడు 3 లక్షల చెక్కు 4 లక్షల చెక్కు మీ బిచ్చమేస్తురా? మాకేమన్నా మీ జేబులోకి వెళ్ళిస్తురా? మీ తాత సొమ్మ. भैंसा के फिरकावाराना तशद्दुद के खिलाफ बीजेपी के वफद ने डीजीपी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी एमपी अरविंद ने कहा कि भैंसा में हो रहे फिरकावाराना तशद्दुद के खिलाफ पुलिस मुनासिब इक़दाम करेगी, इसका भरोसा नहीं है। उन्होंने सेकुलरिज्म पर हुकूमत और पुलिस दोनों अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से निकाले गए मुसलमान यहाँ पर आकर तशद्दुद फैला रहे हैं। हो रहा है ये कम्युनल राइट जो भी हो रहा है, ये पूरा प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है। एमआईएम पार्टी इसके पीछे है और टीआरएस और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसका सपोर्ट में है। हर हिंदू को भैंसा से निकालने का साजिश है। जो कश्मीर में हुआ डिकेड्स पहले, वो फिर भैंसा में करना चाह रहे हैं। ये खुली बात है, ये दिख रहा है। पुलिस लास्ट टाइम जो 2020 जनवरी में उतने बड़े पैमाने पे कम्युनल राइट जब हुए, आज तक एक आदमी को भी जो रियल कल्प्रिट है आज भी जेल में नहीं है। सब लोग वही लोग म्यूनसिपालिटी में काउंसलर बने पड़े हैं, चेयरमैन बने पड़े हैं। वो जाबिर अहमद जो ये सबके साजिश के पीछे है जो आदमी, उसका आज तक कुछ ये गवर्नमेंट उसके पीछे कुछ पनिश भी नहीं किया उसको। वो भी खुली आज का दिन भी वार्निंग देते फिरते रहता सबको। ये खुली बात है, हिंदुओं को भैंसा से निकाल देने का साजिश है। इसके लिए केसीआर का सरकार पूरा सपोर्ट एमआईएम को कर रहा है। जो दो काउंसलर आज अरेस्ट किए, जैसा मेरे को समाचार है, वो भी कितना देर अरेस्ट रखेंगे, उनको कितना देर जेल में रखेंगे, वो देखने की बात है। वो दोनों भी महाराष्ट्र से तड़ी पार किए गए लोग हैं, दोनों भी। उन लोगों को तेलंगाना में लेके आकर एक पॉलिटिकल पार्टी में टिकट देकर एमआईएम से काउंसलर भी कर रहे हैं। क्या कर रहा है केसीआर सरकार? और मुझे आज भैंसा जाने नहीं दिया। परसों रात में मेरे को हाउस अरेस्ट करके रखे। मेरे घर के सामने 100 से ज्यादा पुलिस लोगों को लगाए, पुलिस पर्सनल को लगाए। क्यों मैं क्रिमिनल दिख रहा हूँ क्या? आप ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा भाई। केसीआर को कौन रोक रहा भाई बाहर जा, उधर भैंसा जाने? केसीआर जाके देखो, आप देखो। केटीआर क्यों नहीं जा रहा? जाके देखो, पिछले साल भी नहीं गए। वो लोग गए तो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता क्या? ठीक है, अरविंद गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकता है। केसीआर गए तो भी होता क्या? कब निकलता बाहर केसीआर फार्म हाउस से? ये केटीआर किसको कहानियां बताए, ट्वीट करते रहता, गंगा जमुना तहजीब, वंकाय दोंडाकाय सब ट्वीट करते रहता, फलाना डिंगाना सब बकवास करते रहता ट्वीट में। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ टीआरएस पार्टी के वफद ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरीज भरत कुमार और श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भरत कहा कि टीआरएस पार्टी जो काम कर रही है वही बोल रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मजहबी मुनाफिरत फैलाकर सियासी मफाद हासिल करना चाहती है। इस मामले में सदर बीजेपी बंडी संजय अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए एक मजहब को निशाना बनाते हुए आवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर वल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस ने 6 साल में 1,32,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 10 साल इख्तिदार में 10,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए थे। केटीआर ने आज जलविहार में रिकग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा करस्पॉन्डेंट्स एंड टीचर्स के एक इजलास से खिताब किया। इस तकरीब में रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, गंगुला कमलाकर और टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी मौजूद थी। अपने खिताब में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना की वजह से रियासत को काफ़ी नुकसान हुआ। किसी ने भी ख्वाब और गुमान में नहीं सोचा था कि महीनों घर में गुजारने पड़ेंगे। कोरोना की वबा ने सबको मुतासिर किया। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मार्च में 1,80,000 करोड़ का बजट मंजूर किया था।
बजट की मंजूरी के चौथे दिन से ही कोरोना की वबा आम हो गई और रियासत में बंद और लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसकी वजह से आमदनी में 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज को रियासतों की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कोरोना के वक्त कई मशवरे दिए थे। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर मनी के जरिए रियासतों को बहरान से निकालने का मरकज को मशवरा दिया, लेकिन मरकज ने उनके एक भी मशवरे को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि शदीद माशी बहरान के बावजूद हुकूमत ने तरक्की और फलाही कामों को जारी और सारी रखा और समाज के कई तबकात की मदद की। మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో నీళ్ళ విడిచి సాము చేయకుండా మౌలికమైన అంశాలు మీరు ఈరోజు చూసినట్టయితే మంచినీళ్లు కానీ 14 రోజులకు ఒకసారి వచ్చే ప్రాంతం నుంచి కనీసం రోజు తప్పించి రోజు ఆల్టర్నేట్ డేట్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందా లేదా గుర్తు తెచ్చుకోండి. సమ్మర్ వస్తే ధర్నాలు చేసే పరిస్థితి లేదు. కరెంటు బాగైంది. ఇదివరకు కరెంటు ఉంటే వార్త, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో కరెంటు పోతే వార్త అన్నది వాస్తవమా కాదా ఒకసారి మీ గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఊరికనే అయిపోతుందా? దాని వెనకాల పరిశ్రమ ఉండదా? 60 ఏళ్లలో కాని పనులు 6 ఏళ్లలో అవుతున్నాయి అంటే ఊరికనే అయిపోతాయి, ఆషామాషిగా అయిపోతాయి. దాని వెనకాల ఎంతో పట్టుదల, ఎంతో పని, ఎంతో శ్రమ ఇవన్నీ ఉంటేనే అవుతాయి. ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ ఉదాహరణ తీసుకోండి. ఏమన్నారు అన్నాడు? హైదరాబాద్లో తన్నుకోవడం గుద్దుకోవడం అన్నారు. ఎక్కడైనా ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది హైదరాబాద్లో ఈ 6-6.5 ఏళ్లలో? ఏమన్నా అసలు గొడవలు ఉన్నాయా? ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో హైదరాబాద్ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతా ఉంది. वजीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को उम्मीद से ज्यादा फिटमेंट दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोट की खातिर दीगर सियासी जमातें सौतेले माँ की मोहब्बत दिखा रही हैं। 2 अरकान कौंसिल कामयाबी हासिल करने पर हुकूमत गिर जाने के ख्वाब देख रहे हैं। अपोजिशन के दिमाग फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोच फैक्ट्री लाने में नाकाम रही और अवाम को इश्तियाल दिला रही है। दयाकर राव ने कहा कि अवाम की तायद वाली हुकूमत को कोई भी नहीं गिरा सकता। इस तरह के पागलपन के बयानबाजी करने वालों को अवाम ही सबक सिखाएगी। ఆయన పిచ్చిలేసి మాట్లాడతాడు, దిమాగ్ ఖరాబ్ అయ్యి. అంతకుముందు ఏం మాట్లాడాడు? కోచ్ ఫ్యాక్టరీ తెస్తానని మొదలై చెప్పిండు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ మినిస్టర్ చెప్పేవారికే మళ్ళీ ఉల్టా మాట్లాడుతున్నాడు. కోచ్ ఫ్యాక్టరీ తెస్తానని మొన్న ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చట్టం రాకముందు, సమాచార చట్టం ముందు వచ్చి బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడిరా? रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह बाग-ए-अमा पहुंचकर पैदल राहरों से शख्सी मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवारा एस वानी देवी को तरजीह वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर टीआरएस के सीनियर कायद अब्दुल बासित, नामपल्ली इंचार्ज आनंद गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ। మా స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ బండి రమేష్ గారు, నేను చాలా మా టీఆర్ఎస్ లీడర్స్ బాసిత్ భాయ్ గారు, పెద్ద మా యూసుఫ్ గారు, చాలా లీడర్స్ ఉన్నారు. ఈరోజు బాగాంలో వచ్చిన చాలా మా క్యాండిడేట్ కోసం క్యాంపింగ్ చేస్తున్నారు. వాణిదేవి ఇస్ బెస్ట్ క్యాండిడేట్. షీ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్. చాలా పబ్లిక్లో వెల్కమ్ చేస్తున్నారు. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు చాలా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మా 2 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ మా వాణిదేవి మేడం ఉన్నారు, ఇక్కడికి అక్కడ పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఉన్నారు. 2లో ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్స్కు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఓట్ అంటే మీ టీఆర్ఎస్ कैंडिडेट्स ఇవ్వండి. ఎందుకంటే कांग्रेस पार्टी के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि काउंसिल इंतखाबात के बाद प्रगति भवन के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के सामने दरवाजे हर एक के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से केसीआर को मुलाजिमीन याद नहीं आए और पीआरसी पर टाल मटोल करते हुए केसीआर ने 29% फिटमेंट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि केसीआर मुलाजिमीन के मामले में संजीदा नहीं है। इंटीरियम रिलीफ दिए, यहां पर तो इंटीरियम रिलीफ नहीं है, फिटमेंट नहीं है। 2.5 साल से वक्त गुजार के ये रिपोर्ट भी दिसंबर 31 को दिए। रिपोर्ट देकर भी 2 महीना गुजर गए। ये कोड तो परसों हालात में 20 दिन पहले कोड आया सा। अब तुमको याद आए, वहां पे 3 मैन कमेटी रिपोर्ट भी पेंडिंग है। अगर सही भी तुमको ये पीआरसी फिटमेंट देना बोल के नियत रहे तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेके तुम ऐलान करना।
इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेके तुम ये मीटिंग रखवाना। ये बगैर इलेक्शन कमीशन के इजाजत थे तुम वोटरों को ये जो ताइलाल देने का मतलब जो मतलब फायदा करने का जो भी सोचते वो इलेक्शन कमीशन कोड है उसको तुम एतराज करे जैसा हो जाता। तुम सरकारी मुलाजिमों के वास्ते ये पीआरसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेरोजगार नौजवानों का क्या हाल है साहब? अब रियासत में लाखों बेरोजगार नौजवान है, या उन लोगों के बारे में सोचे तुम्हारी जिम्मेदार नहीं है क्या साहब? तुम दूसरी बार हुकूमत में आके 2 साल गुजर गए, तुम रोजगार दिलवाना तुम्हारी याद में नहीं रहती। कम से कम बेरोजगार जो पेंशन देने का रहते 3016 वो भी भूल जाते तुम। प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे से एम्प्लॉयज है, या आउटसोर्सिंग समझो या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में काम करने वाले समझो, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में टीचिंग साइड में ऐसे वाले समझो, या विद्या वॉलंटियर समझो, उन लोगों के बारे में तुमको कुछ जिम्मेदार नहीं है, कुछ जिम्मेदार नहीं है तुमको। चुनाव आए तो ऐसा दिखावट के वास्ते तुम फार्म हाउस आके प्रगति भवन में बैठते। आप प्रगति भवन 13 तारीख को खत्म हो जाता साहब, 14 तारीख को तो पोलिंग है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा आज 11,82,90,888 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 26,24,574 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड मुतासरीन की तादाद 1,12,62,707 हो गई है, जबकि 1,58,063 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,03,42 हो गई है और 1,646 अफराद अब तक इससे हलाक हो चुके हैं। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टे में एक लड़की के रेप का शर्मनाक वाकया पेश आया। खुद साख्ता बैंक एग्जीक्यूटिव ने मकान में दाखिल होकर लड़की के साथ ये शर्मनाक हरकत उस वक्त की जब वो मकान में तनहा थी। उस सिलसिले में लड़की ने पंजागुट्टा पुलिस से शिकायत की। तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिम का एक और साथी मकान के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। पुलिस उनकी शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रही है। अब देखते हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की कोशिश करने वाले महाजिरीन की 2 कश्तियां ट्यूनिस के समंदरी हुदूद में डूबने से कम 39 अफराद हलाक हो गए, जबकि 165 महाजिरीन को बचा लिया गया। आलमी मीडिया से मिलने वाली इतलात के मुताबिक तुनीशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि महाजिरीन इटली के जजीरे लिम्पोडासा की जानिब जा रहे थे, लेकिन कश्तियों का हादसा पेश आया। वजारत दिफा के तर्जुमान मोहम्मद जिक्री की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सफाकस के साहिल पर पेश आने वाले हादसे में कोस्ट गार्ड ने 165 अफराद को बचा लिया, जबकि दीगर अफराद की तलाश का काम जारी है। अफगानिस्तान के सूबे खंदार में फौज के इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में 30 तालिबान जंगजू हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। फौज के तर्जुमान फवाद अमान ने चारशंबे की रोजी इत्तला दी। उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन खंदार के अजला अरगंदाब और जाहिरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चलाए गए हैं। थाईलैंड के वज़ीर आज़म प्रयुत चान ओचा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ओचा सहाफियों पर सैनिटाइजर छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयुत चान ओचा हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे। इसी दौरान एक सवाल पर वो नाराज हो गए और डाइस छोड़कर हट गए। इसके बाद सैनिटाइजर की बोतल हाथ में लेकर सहाफियों पर छिड़कने लगे। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम से उनकी काबीना में मुमकिना तब्दीली को लेकर सवाल किया गया था। इस सवाल से वो खफा हो गए और सहाफियों को अपने काम से काम रखने की सलाह देने लगे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।